Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the पेरी नर्सिंग। जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग क्या होती हैं, कौन कौन से इसके गोल्स होते हैं, क्या है सर्जरी। उसके बाद हमने देखा था सर्जरी का क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्जेंसी। उसके बाद हमने देखे थे फेजेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। नेक्स्ट आज हम शुरू करते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया। देख लीजिए, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में हमने उसका मीनिंग देख लिया कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स की सर्जिकल प्रोसीजर्स का क्या क्लासिफिकेशंस होता है, वो सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा था फेजेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी फेजेज होती हैं। नेक्स्ट हमने देखा था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर कंसेंट क्या होता है, कौन ले सकता है, उसके बारे में सारा डिटेल स्टडी किया हमने। नेक्स्ट हमने देखा था न्यूट्रिशन की सर्जरी से पहले न्यूट्रिशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से क्या न्यूट्रिशन है, एनबीएम कैसे रखना है, पेशेंट को फ्लूइड कैसे देना है, पेशेंट को कौन सी डाइट देनी है, वो सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा एलिमिनेशन की, मान लीजिए किसी पेशेंट की बावल सर्जरी है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बावल को कैसे प्रिपेयर करना है, एब्डोमेन को कैसे प्रिपेयर करना है देखा। उसके बाद हमने देखा सर्जिकल साइट की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग है, वो आप देखेंगे आज। उसके बाद हमने प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग में हमने देख लिया पेशेंट को क्या क्या बताना है। उसके बाद हमने देखा कि एक्सरसाइजेज इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस को बचाने में या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाने में हमें हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम शुरू करते हैं आज की क्लास, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ये भी आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन शुरू करते हैं एक्सरसाइजेज इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जिनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और जो पेशेंट के जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको बचाने में हमारी मदद करती है। फर्स्ट वन है डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज है। नेक्स्ट वन है इंसेंटिव स्पायरोमीट्री से हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है लेग एंड फुट एक्सरसाइजेज है। नेक्स्ट वन है स्प्लिटिंग द इंसिजन, कि इंसिजन को कैसे स्प्लिंट करना है ड्यूरिंग द कपिंग। ठीक है, स्नीजिंग एक्सरसाइज जो भी है, ये सारा हम अब डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को डिटेल से स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सब पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे बताएंगे पेशेंट को, कफिंग एक्सरसाइजेज कैसे होंगी, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कैसे होती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेग एंड फुट एक्सरसाइजेज ये क्या करती हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स को प्रिवेंट करने के लिए, जो भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है उसको प्रिवेंट करने के काम आती है। स्प्लिटिंग द इंसिजन है, ये हमें वुंड के डिसेंशन से बचाती हैं। वुंड के जो भी इंसिजन जहाँ पे टाँके लगे हुए हैं वहाँ पे स्ट्रेचिंग ना आए, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो भी आपकी स्टिचेज है वो ओपन अप हो जाएं, जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है वो बाहर आ जाए। उन सबको प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिटिंग द इंसिजन भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन इन सबको। पहला डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेज में हम देखेंगे फर्स्ट वन पॉइंट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट द सिटिंग पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे सबसे अंडरलाइन करने वाली बात है कि जब भी नर्स किसी पेशेंट को एजुकेट कर रही है, किस बारे में नर्स पेशेंट को एजुकेट कर रही है कि डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज है, उनके बारे में जब भी नर्स पेशेंट को एजुकेट कर रही है तो उस केस के अंदर नर्स को क्या बताना है, पेशेंट को बताना है कि सिटिंग पोजीशन है वो बेस्ट पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, बेस्ट पोजीशन है। सिटिंग पोजीशन है वो क्या है, बेस्ट पोजीशन है। कौन सी एक्सरसाइजेज के लिए, पोजीशन फॉर डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज के लिए सिटिंग पोजीशन है वो बेस्ट पोजीशन है। ये हमें एज ए नर्स हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को टीचिंग प्रोवाइड करनी है इसके बारे में। नेक्स्ट वन पॉइंट हम देखते हैं, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ब्रीथ डीपली। जब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं तो कैसे वो डीप ब्रीथिंग करनी है, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ब्रीथ डीपली, इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सहेल स्लोली थ्रू द प्रेस्ड लिप्स। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमने दूसरे पॉइंट पे जो बताया है वो इस डायग्राम में आप देखिए कि हमें क्लाइंट को एजुकेट करना है कि आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग करते समय आपको क्या करना है, इनहेलेशन करना है, वो करना है नोस्ट्रिल्स के थ्रू। ठीक है, जो भी नोस्ट्रिल्स है उनके थ्रू हमें क्या करना है, इनहेलेशन करना है। और उसके बाद क्या करना है, एक्सहेल करना है, तो वो करना है
ठीक है, वो करना है हमें प्रस्ड लिप्स। ये जो पोजीशन है वो पोजीशन होनी चाहिए लिप्स की, ठीक है। नेक्स्ट वन है एजुकेट द क्लाइंट दैट द ब्रीथ शुड बी होल्ड फॉर 3 सेकेंड एंड देन कप डीपली। मान लीजिए अब हम पेशेंट को, ये हमने सेकंड वन पॉइंट में हमने बता दिया पेशेंट को कि जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो कैसे करनी है, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सिटिंग पोजीशन लेनी है। सिटिंग पोजीशन क्यों लेनी है, क्योंकि वो बेस्ट पोजीशन है। सिटिंग पोजीशन के अंदर सबसे ज़्यादा लंग्स है वो एक्सपेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो डीप ब्रीथिंग करने में पेशेंट के लिए ईजी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है वो ले पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे, तो पेशेंट के लिए सिटिंग पोजीशन है वो बेस्ट पोजीशन है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं। नेक्स्ट वन हमने बताया पेशेंट को कि आपको डीप ब्रीथिंग करते समय क्या करना है, जो इनहेलेशन करना है वो आपको नॉस्ट्रिल्स के थ्रू करना है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू करना है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हो, सांस को बाहर छोड़ रहे हो, उस समय आपको क्या करना है, प्रेस्ड लिप्स, जो पोजीशन दिख रही है आपको लिप्स की, उसी पोजीशन में आपको अपने लिप्स रख करके क्या करना है, एक्सहेलेशन करना है। नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट बोलता है एजुकेट द क्लाइंट दैट द ब्रीथ शुड बी होल्ड फॉर 3 सेकेंड। जब आप कपिंग एक्सरसाइज के लिए बता रहे हो, ये पॉइंट कपिंग एक्सरसाइजेज के लिए है, जब आप पेशेंट को बता रहे हो कि आपको कपिंग एक्सरसाइज करनी है, कपिंग की है, कपिंग के लिए आपको कपिंग रिफ्लेक्स है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कि आपको क्या करना है, सांस को होल्ड करके रखना है, ठीक है, 3 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए सांस को होल्ड करके रखना, और फिर तेजी से क्या करना है, कप डीपली, बहुत ही तेजी से हमें खांसी करनी है, ठीक है। तो ये सारा बताया गया है डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं एजुकेट द क्लाइंट टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज इन एवरी 1 to 2 आवर। और क्लाइंट को बताना है, पेशेंट को हमें बताना है कि सर जब भी आप डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, परफॉर्म द एक्सरसाइजेज इन एवरी 1 to 2 आवर। हर 1 से 2 घंटे के बाद आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइजेज डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज वो क्या करनी है, आपको करनी है। जिससे क्या होगा, आपकी डीप ब्रीथिंग होगी, डीप ब्रीथिंग होने की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन है वो इनहेल होगी, इजीली मेटाबॉलिज्म जो भी बॉडी का चल रहा है वो इजीली कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। डीप ब्रीथिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो कंप्लीट हो पाएगा, ईजी हो पाएगा। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्रीज। इंसेंटिव स्पायरोमेट्रीज ये वो सारी डीप ब्रीथिंग, कपिंग, इंसेंटिव स्पायरोमेट्रीज, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो हमें क्या करना है, जब पेशेंट, मान लीजिए किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या कोई थोरेसिक सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल कैविटी की कोई सर्जरी है या थोरेसिक कैविटी की कोई सर्जरी है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ये एक्सरसाइजेज हमें पेशेंट को बतानी है ताकि हम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचा सके। आइए अब देखते हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में क्या है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में देखिए इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक सिटिंग एंड अपराइट पोजीशन, ठीक है। क्लाइंट को बताना है, जब इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करने के लिए आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हो तो आपको बताना है कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करते समय आपको सिटिंग पोजीशन या अपराइट पोजीशन रखनी है। क्योंकि सिटिंग पोजीशन, अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि सिटिंग पोजीशन के अंदर जो लंग्स है वो पूरी तरह से अच्छे से एक्सपैंड हो सकते हैं, पूरी तरह से फैल सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से एक्सपैंड हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, क्लाइंट को बताना है कि आपको अपराइट पोजीशन या सिटिंग पोजीशन रखनी है। नेक्स्ट वन देखिए एजुकेट द क्लाइंट टू प्लेस द माउथ टाइटली अराउंड द माउथ पीस। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लाइंट को एजुकेट करना है, किस बारे में, क्लाइंट को एजुकेट करना है कि प्लेस द माउथ टाइटली अराउंड द माउथ पीस। यहाँ पे आप इमेज में देखिए कि ये जो माउथ पीस है, ये वाला जो माउथ पीस है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे मैंने ये डार्क कलर किया है, ये जो माउथ पीस है उसके बारे में हमें एजुकेट करना है कि जब भी आप माउथ पीस को अपने मुंह के अंदर रख रहे हो तो जो, ठीक है, जब आप क्या करोगे तो इसको, जो ये माउथ पीस है उसको टाइटली कवर करोगे, किससे, अपने लिप्स के थ्रू आप क्या करोगे, उसको टाइटली कवर कर दोगे। और टाइटली कवर करोगे तो क्या होगा, एयर लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एजुकेट द क्लाइंट टू प्लेस द माउथ पीस टाइटली अराउंड द माउथ, टाइटली अराउंड द माउथ पीस, की माउथ पीस के अराउंड आप अपना मुंह टाइटली रखें ताकि साइड से हवा लीक नहीं होनी चाहिए उस समय, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट है एजुकेट द क्लाइंट टू इनहेल स्लोली देन होल्ड द ब्रीथ फॉर 5 सेकेंड एंड एक्सेल थ्रू प्रेस्ड लिप्स, ठीक है। इसमें हमने क्लाइंट को बताना है कि इनहेल स्लोली, आराम से सांस लीजिए आप, ठीक है, अपराइट पोजीशन में है, और आपने क्या किया, जो माउथ पीस था स्पायरोमीटर का, उसके चारों अपने मुंह को अच्छे से टाइटली अप्लाई कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लोली इनहेल करना है, ठीक है, स्लोली आपको क्या करना है, स्लोली इनहेल करना है,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्लोली इनहेल करने के बाद आपको सांस को रोक के रखना है। 5 सेकंड के लिए सांस को क्या करना है, रोक के रखना है। 5 सेकंड के लिए सांस रोकी जा सकती है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलेशन कर रहे हैं, जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रस्ट लिप के थ्रू सांस को छोड़ना है, जो कि हमने इसमें भी देख सकते हैं, आपकी जो लिप्स हैं वो प्रस्ट लिप पोजीशन के अंदर ही है, और लास्ट स्लाइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंसेंटिव स्पायरोमीट्रीज। मैं आपको बताता हूँ कि इंसेंटिव स्पायरोमीट्रीज हैं, उनका यूज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सच एज एटिलेक्टेसिस, निमोनिया, इनको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है इन केस ऑफ थोरासिक और एब्डोमिनल सर्जरीज, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक नर्स है, वो एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, कोई भी थोरैसिक सर्जरी या मान लीजिए कोई एब्डोमिनल सर्जरी, मान लीजिए लेप्रोटोमी हुई है, उस कंडीशन के अंदर एक नर्स है, वो पेशेंट को एजुकेट किस चीज़ के लिए ज़्यादा एजुकेट करेगी, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो डीप ब्रीथिंग और डीप ब्रीथिंग, कपिंग एक्सरसाइजेज और इंसेंटिव स्पायरोमीट्रीज के बारे में क्या करेगी, नर्स पेशेंट को एजुकेट करेगी, जिससे क्या होगा कि पेशेंट है वो डीप ब्रीथिंग करेंगे, अच्छे से सांस ले पाएंगे, तो क्या होगा कि पेशेंट के अंदर जो पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमनली कौन कौन से थे जो हमने कल बात की थी, वो थे आपके निमोनिया और एटिलेक्टेसिस और निमोनिया दोनों होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और पेशेंट को हम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से हम बचा सकेंगे। नेक्स्ट वन है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपीट दिस प्रोसेस 10 टाइम एवरी आवर, कि हर 1 घंटे में आपको 10 बार इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करनी है। हर 1 घंटे में आपको 10 बार इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करनी है, ताकि हम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को क्या कर सकें, बचा सकें। नेक्स्ट वन है लेग एंड फुट एक्सरसाइज। लेग एंड फुट एक्सरसाइज में देखिए, लेग एंड फुट एक्सरसाइज के अंदर हम देखते हैं काफ पंपिंग, काफ मसल्स हैं उनकी पंपिंग कैसे होती है, गैस्ट्रोनीमस मसल्स की जो मसल्स जिनको काफ मसल्स बोलते हैं, काफ पंपिंग की, उसके अंदर क्या काफ पंपिंग कैसे होती है। एज यू नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी। सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी की बात करें तो नॉर्मली काफ मसल्स को सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी बोला जाता है। अगर यही सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हो तो बोला जाता है सिस्टर्ना काइली को, ठीक है। सिस्टर्ना काइली को सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी बोला जाता है, किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरी लोअर बॉडी से आकर के लिम्फ वो क्या होता है, अक्यूमुलेट हो रहा है। और गैस्ट्रोनीमस मसल्स या काफ मसल्स को सेकंड हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। ये क्या करती है, जो लोअर लिम्फ का जो वेनस ब्लड है उसको क्या करती है, ऊपर की तरफ बैकफ्लो करवाती है, ताकि जिससे जल्दी से जल्दी या जो वेनस स्टेसिस है वो नहीं होगा। वेनस स्टेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए काफ मसल्स को सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि लेग एंड फुट एक्सरसाइजेज के अंदर क्या करना है। एजुकेट द क्लाइंट टू मूव बोथ एंकल बाय पॉइंटिंग द टोज अप एंड डाउन। हमें क्लाइंट को एजुकेट करना है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि हमें क्लाइंट को एजुकेट करना है कि आप अपने एंकल जॉइंट को पॉइंट आउट करके आगे पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे, इस तरह से आप क्या करोगे, आप मूवमेंट करोगे। जैसा कि बताया हुआ है कि ये नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन में आपने क्या करना है, लेग को आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वापस पीछे की तरफ खींच के, जितना आप खींच सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मेरे हाथ को यूँ मान लिया जाए, ये नॉर्मल पोजीशन है, तो ऐसे और ऐसे जितना पीछे की तरफ खींचा जा सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हमें क्या करनी है, पेशेंट को बतानी है। ये एक्सरसाइजेज करने से क्या होगा, जो काफ मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से क्या होगी, काफ मसल्स क्या करेगी, जो भी लोअर लिम्ब का ब्लड है जहाँ पे वो रुक रहा है, स्टेसिस हो रखा है, क्यों, क्योंकि पेशेंट है, ऑपरेटिव पेशेंट है, वो मूवमेंट है वो बहुत ही मिनिमम करता है, क्योंकि हर मूवमेंट के साथ उनको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, तो वो मूवमेंट कम कर देते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज हमारे पेशेंट को हेल्पफुल रहेंगे कि जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है लेग वेन का, इन सबको प्रिवेंट करने में हमारी क्या करेंगी, ये मदद करेंगी। तो हमें पेशेंट को ये एक्सरसाइजेज डेमोन्स्ट्रेट करनी है और उनको बतानी है, ताकि वो इन एक्सरसाइजेज को कंडक्ट कर पाए और हमें क्या कर दें, हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से हम बचा सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है क्वाड्रिसेप और थाई सिटिंग। ये भी एक लेग एंड फुट एक्सरसाइज का टाइप है। इसमें क्या करना है, पेशेंट जब लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर देखिए क्या करना है, एजुकेट द क्लाइंट टू प्रेस द बैक ऑफ द नी अगेंस्ट द बेड एंड देन रिलैक्स द नी। इसमें क्या करना है, देखिएगा
हमें क्लाइंट को एजुकेट करना है किस बारे में कि आपको अपने जो नी जॉइंट है उसको प्रेस करना है बैक ऑफ द नी को। बैक ऑफ द नी की बात हो रही है यहाँ की, यहाँ का जो एरिया है उसको बोलते हैं बैक ऑफ द नी, मतलब घुटने के पीछे का हिस्सा। ठीक है, तो घुटने के पीछे का हिस्से को क्या बोल दिया हमने यहाँ पे, बैक ऑफ द नी, अगेंस्ट द बेड। उसको क्या करना है, प्रेस करना है अगेंस्ट द बेड एंड देन रिलैक्स। तो इसमें क्या है, जैसा कि एरो का निशान दिखा रहा है, नी बैक ऑफ द नी की जो बैक ऑफ द नी है उसको क्या करना है, नीचे की तरफ प्रेस करना है अगेंस्ट द बेड। ठीक है, जिससे बेड को क्या करना है, नॉर्मली हमें दबाने की कोशिश करनी है। दबाने की कोशिश करेंगे तो जिससे क्या होगा, जो थाई की मसल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होंगे और जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। जो वेनस स्टेसिस है या जो वेनस रिटर्न है वो प्रॉपरली हो पाएगा और पेशेंट को हम वेनस एम्बोलिज्म या वेनस स्टेसिस से हम पेशेंट को बचा सकें। तो क्वाड्रिसेप्स थाई सिटिंग देख लिया, समझ में आ गया। आई होप इमेजेस आपको हेल्पफुल हो रही होंगी। मान लीजिए ऐसा कैसा इमेज क्वेश्चन आप मिल जाता है आपको एग्जाम में, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में, तो उस कंडीशन के अंदर आप इजीली इनको, इस आंसर को राइट कर पाओगे। नेक्स्ट वन है, दिस एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द थाई एंड काफ मसल्स टू प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। वेरी गुड, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्या करेंगी, थाई और काफ मसल्स को क्या कर रही हैं, रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ का वेनस स्टेसिस है वो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वेनस स्टेसिस नहीं होगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो नहीं होंगे और पेशेंट को हम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से बचा सकेंगे। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं। जैसे ही आपका जो थ्रोम्बस बना हुआ था डीप वेन्स के अंदर, लेग वेन्स के अंदर, वो अगर डिसलॉक्ड हो गया और वो क्या करेगा, ट्रेवल करता हुआ इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जाकर के राइट एट्रियम में चला जाएगा और वहाँ पे जाके ब्लॉकेज कोज कर सकता है। हो सकता है वो राइट एट्रियम के थ्रू लंग्स में पहुँच जाए, वहाँ पे भी ब्लॉक वो कर सकता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के भी चांसेज हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के भी चांसेज हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्वाड्रिसेप्स थाई सिटिंग, ठीक है, जो ये एक्सरसाइजेज थी, ठीक है, फुट लेग एंड फुट एक्सरसाइजेज, इन शॉर्ट हम बात करें तो लेग एंड फुट एक्सरसाइजेज हमें पेशेंट को एजुकेट करनी है, ट्रीट करनी है, डेमोन्स्ट्रेट करनी है, ताकि पेशेंट इन सब एक्सरसाइजेज का फ़ायदा उठा करके अपने आप को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। नेक्स्ट वन है फुट सर्किल, रोटेट द फुट इन सर्किल। ठीक है, जो ये लेग जो अपना फुट है उसको क्या करना है, सर्किल के अंदर रोटेट करना है। जैसे ये सर्किल दिख रहा है आपको, जैसे कि नॉर्मली ये दिखाया जा रहा है, इस तरीके से इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो फुट सर्किल एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट वन है हिप एंड नी मूवमेंट। हिप एंड नी मूवमेंट, हिप एंड नी मूवमेंट में देखिएगा, फ्लैक्स द नी एंड थाई, फ्लैक्स द नी, फ्लैक्स द नी, यहाँ से नी को क्या किया गया, फ्लैक्स किया गया और थाई को आगे की तरफ फ्लैक्स कर दिया गया एंड देन स्ट्रेट। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, सीधा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो एक्सरसाइज है वो इसमें क्या आता है, फ्लैक्स द नी एंड थाई, थाई देन स्ट्रेट द लेग। नेक्स्ट वन है इट। देखिए कि ये वाली जो एक्सरसाइजेज है, यहाँ पे जो इमेज में आपको दिखाया गया है, ये वाली एक्सरसाइजेज देखिएगा सेकेंड पॉइंट में, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। यहाँ देखो, इट इज़ नॉट परफॉर्म इफ द पेशेंट इज हैविंग ए एब्डोमिनल सर्जरी और बैक प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और अगर कोई बैक में दिक्कत है, मान लीजिए कोई भी पेन वगैरह है, ठीक है, नर्व पेन है, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को हिप एंड नी मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेज करने से रोकना है। ये एक्सरसाइजेज उन पेशेंट के अंदर नहीं करनी जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो और उनको बैक प्रॉब्लम्स हो। उन पेशेंट के अंदर हमें ये एक्सरसाइजेज है वो नहीं करनी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड या पिछली क्लासों से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्लिंटिंग द इंसिजन। यह भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए, व्हेन द वुंड इज ऑन एब्डोमिनल एंड थोरेसिक रीजन, जब वुंड है, जो भी सर्जिकल साइट थी वो हमारी अगर एब्डोमिनल साइट है या फिर एब्डोमिनल रीजन पे है या फिर थोरेसिक रीजन में है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को स्प्लिंटिंग द इंसिजन टेक्निक और जो थेरेपी है वो टेक्निक टीच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेज है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वन पॉइंट, एजुकेट द पेशेंट टू प्लेस द पिल्लो और वन हैंड विथ द अदर हैंड ऑन द टॉप ओवर द इंसिजन एरिया। इंसिजन एरिया के ऊपर क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि या तो आप कोई पिल्लो रखो, जो भी इंसिजनल एरिया, चाहे वो थोरेसिक रीजन पे होगा चाहे वो एब्डोमिनल रीजन पे होगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो पिल्लो रखना है, पिल्लो ओवर द पिल्लो रख सकते हो, या फिर सबसे पहले आप एक हाथ को रखो
उसके ऊपर दूसरा हाथ रख लो, ठीक है। तो इससे और क्या करना है आपको, क्या करना है, अगेंस्ट, इंसिजन के अगेंस्ट आपको प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि डिसेंशन, जो भी वुंड, जो एविसिरेशन और वुंड डिसेंशन के जो कॉम्प्लिकेशन है वो अपीयर नहीं होंगे। नेक्स्ट वन है, ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग प्रेस जेंटली अगेंस्ट द इंसिजन एरिया। अभी मैंने बताया आपको कि जैसे ही मान लीजिए पिल्लो है, ठीक है, पिल्लो है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो या फिर कपिंग कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, इंसिजन के अगेंस्ट आपको प्रेस करना है पिल्लो को, जिससे क्या होगा कि सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा इंसिजन को, वहाँ पे जो टाँके हैं उनके खुलने का, ठीक है, वुंड के डिसेंशन होने का या फिर एविसिरेशन होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कैसे मरीज ने अपने जो इंसिजन है, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमिनल रीजन के ऊपर इंसिजन है, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पर आप देखिएगा ये लेप्रोटोमी का इंसिजन होता है, ठीक है, ये इंसिजन है। और इस इंसिजन में क्या करना है, वो अपने अब जो हाथों से उसने स्प्लिंट कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इमेज के अंदर आप देख रहे हो, जैसा कि बताया गया है कि पिल्लो है, पिल्लो से वो अपने इंसिजन को क्या कर रहा है, स्प्लिंट कर रहा है, और यहाँ पर भी वो पिल्लो का यूज़ करते हुए स्प्लिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इमेजेस आई होप ये क्लियर कर रही होंगी आपको स्प्लिंटिंग द इंसिजन के बारे में। तो कई बार अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो ये इमेज आपको हेल्पफुल रहेगी कि इस इमेज में दिखाई गई टेक्निक कौन सी है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एम्स जैसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट्स के अंदर तो आपको क्या बताना है, स्प्लिंटिंग द इंसिजन टेक्निक है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन है साइकोसोशियल प्रिपरेशन। जब भी हम किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, पेशेंट के साइकोसोशियल प्रिपरेशंस का भी हमें ध्यान रखना होता है, साइकोसोशियल प्रिपरेशन का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल और सोशल बिलीव्स हैं, कल्चरल बिलीव्स हैं, उनका कंसिड्रेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके कंसिड्रेशन से पेशेंट को क्या होता है, कंफर्ट फील होता है, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट्स की बिलीव, उसकी स्पिरिचुअल बिलीव, उसकी सोशल बिलीव्स को अगर आप हार्म करते हुए, हर्ट करते हुए अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हो तो पेशेंट है वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो हमारा एज ए नर्स, हमारा मेन पर्पज और मेन हमारा रोल होता है कि हमें जब भी हम पेशेंट को प्री ऑपरेटिव या किसी भी सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर, तो हमें क्या करना है, पेशेंट की साइकोसोशियल जो एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी बिलीव्स हैं, ठीक है, उन सबको हमें कंसिडर करना है। आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर। देखिए, मॉनिटर द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्जरी का नाम लेते ही बड़े बड़े के एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो यही बात है, हमें क्या करना है कि पेशेंट की एंजाइटी लेवल को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है कि पेशेंट एंजाइटी में है, कितना एंजाइटी में है, ठीक है, और उस एंजाइटी को दूर करने की हमें कोशिश करनी है। आइए कैसे दूर करनी है, देखिए, आंसर एनी कंसर्न ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग सर्जरी। सर्जरी से रिलेटेड अगर पेशेंट का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग सर्जरी, ठीक है, तो हमें उसको क्या करना है, क्लियर करना है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंट एज नीडेड। मान लीजिए पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है, साइकोसोशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना है, साथ के साथ पेशेंट को असिस्टेंस, अगर किसी भी काम में पेशेंट को मदद की ज़रूरत हो हमें वो मदद पेशेंट की करनी है, ताकि पेशेंट को हम कंफर्टेबल फील करवा सकें, ठीक है। नेक्स्ट वन है ऑलवेज कंसिडर द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग प्री ऑपरेटिव केयर। मैंने पहले ही बता दिया है कि जब भी आप प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट की जो कल्चरल बिलीव्स हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी सोशल बिलीव्स हैं, ठीक है, ठीक है, उन सब को हमें कंसिडर करना है, उन सब को हमें ध्यान में रखते हुए पेशेंट के लिए केयर प्लान करनी है, ताकि पेशेंट को हम पेशेंट की एंजाइटी दूर कर सके जो रिलेटेड टू सर्जरी है, उस एंजाइटी को दूर कर सके, साथ के साथ में हम क्या कर पाएंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल भी फील करवा सकें। नेक्स्ट वन कल्चरल असेसमेंट में देखिए क्या क्या आएगा, फीलिंग्स रिलेटेड टू सर्जरी एंड पेन। मान लीजिए पेशेंट को डर लग रहा है कि मेरी सर्जरी होनी है, पता नहीं क्या होगा, तो उसके बारे में हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है अच्छे से कि जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में, ताकि पेशेंट की एंजाइटी है उसको कम कर सके। अगर आपको पता होगा कि क्या होने वाला है तो उस वजह से क्या होगा कि आपकी एंजाइटी है वो कम हो जाती है, एंजाइटी को आप इजीली कॉप कर सकते हो कोपिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू। पेन के बारे में हमें पेशेंट को बताना है कि हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स के अंदर आपको अच्छे से अच्छे एनाल्जेसिक मेडिकेशंस देंगे, जिस वजह से आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगा। नेक्स्ट वन है पेन मैनेजमेंट। पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो भी इंसिजन साइट के ऊपर पेन होगा, उस पेन को मैनेज करने के लिए हम एनेस्थीसिया टीम के साथ कोलैबोरेट करके हम क्या करेंगे, पेन को मैनेज करेंगे। आपको जो भी अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक मेडिकेशंस होंगी या फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स और अदर फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं और नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उन सबको
कंबाइनली यूज़ करके हम क्या करेंगे, आपके पेन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आपके पेन जो डिस्कम्फर्ट आपको पेन की वजह से हो रहा है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन है सपोर्ट सिस्टम। पेशेंट को हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है, उसके साथ रहना है ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो सके। नेक्स्ट वन है कल्चरल प्रैक्टिस एंड बिलीव। पेशेंट की जो कल्चरल प्रैक्टिस है और बिलीव्स है, पेशेंट ऑपरेशन के लिए जा रहा है और वो कह रहा है कि मुझे पूजा करनी है, मुझे भगवान का नाम लेना है, तो हमें पेशेंट को अलाउ करना है इन सब चीज़ों के लिए कि हाँ आप कर लीजिए ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, पेशेंट को अलाउ करना है पेशेंट के साथ रह करके, ताकि पेशेंट को हम देखते हैं टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर पेशेंट के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मान लीजिए पेशेंट कोई दूसरी कंट्री का है और उसको हमारी लैंग्वेज है वो मतलब नर्स की और पेशेंट की लैंग्वेज है वो अलग अलग है, डिफर है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स का यूज़ करना है। प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज और पेशेंट की लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजों को समझते हैं। इनका यूज़ इन पर्सनस का या इन पर्सनस का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, पेशेंट के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे। हम हमारी बात इंटरप्रेटर को बोलेंगे, इंटरप्रेटर पेशेंट की लैंग्वेज में समझाएगा, जिससे पेशेंट हमारे साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा और हम पेशेंट को पेशेंट के जो भी डिफरेंट डाउट्स है रिलेटेड टू एनीथिंग, प्रोसीजर है, ठीक है, सर्जरी है, उसके बारे में जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर पाएंगे। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में जो भी पेशेंट के डाउट होंगे उनको हम मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यूज़ द पिक्चर्स एंड कार्ड टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। इस केस के अंदर हम पिक्चर्स और कार्ड का यूज़ करते हुए डिफरेंट जाइप के जो भी फ्लैश कार्ड आते हैं उन सब का यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड आते हैं उनका यूज़ करते हैं हम क्या करेंगे, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं कि इस तरीके से हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वन है की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द क्लाइंट साइन द कंसेंट फॉर्म फॉर सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जन लीव द क्लाइंट इन्फॉर्म द नर्स दैट ही इज अनक्लियर अबाउट द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द सर्जरी। द नर्स must notified to the surgeon and the surgeon will need to clarify anything that was not understood by the client। ये इस पॉइंट से बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देखिए इस पॉइंट में एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि एक पेशेंट था, नर्स और डॉक्टर ने आकर, सर्जन ने आकर के क्या किया, कंसेंट लिया, ठीक है, सर्जन ने सब कुछ समझा दिया, ठीक है, पेशेंट ने सर्जन के सामने कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दिए, कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दिए। कंसेंट फॉर्म पे साइन होते ही सर्जन ने क्या किया, सर्जन चले गए वहाँ से। अब थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, पेशेंट है वो नर्स से पूछ रहा है कि मुझे कुछ पॉइंट्स हैं मेरे, या मेरे कुछ डाउट्स हैं रिलेटेड टू सर्जरीज, ठीक है, तो और मैंने कंसेंट फॉर्म तो साइन कर दिया लेकिन मेरे अभी भी कुछ डाउट्स है। तो इस केस के अंदर एक नर्स को क्या करना चाहिए, तो इसमें देखिए द क्लाइंट साइन द कंसेंट फॉर्म, क्लाइंट ने कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया किसी भी सर्जरी की जो भी उसका ऑपरेटिव प्रोसीजर था, ठीक है, एंड सर्जन ली, आफ्टर द सर्जन के जाने के बाद वो क्या, क्लाइंट क्या बोल रहा है, नर्स को क्या बोल रहा है, द क्लाइंट इन्फॉर्म द नर्स दैट ही इज अनक्लियर अबाउट द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द सर्जरी। सर्जन वहाँ कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया, सर्जन चले गए, सर्जन के जाने के बाद पेशेंट नर्स को बोल रहा है कि मुझे कुछ डाउट है, मेरे सर्जरी से रिलेटेड मेरे कुछ डाउट्स हैं, मेरे कुछ सवाल हैं, ठीक है। इस केस में नर्स को क्या करना है, इस केस में नर्स को सर्जन को सबसे पहले सर्जन को नोटिफाई करना है कि सर आपने जो आपका जो पर्टिकुलर पेशेंट है जो इस सर्जरी के लिए प्लान है, ठीक है, तो उसको ये रिलेटेड सर्जरी रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ उसके कंसर्न्स हैं, कुछ उसके क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आके उनको आप क्लियर कीजिए। तो सर्जन को सबसे पहले एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें सर्जन को बताना है, क्योंकि सर्जरी के बारे में एक्सप्लेनेशन का काम किसका है, सर्जन का है। कंसेंट फॉर्म लेने का काम किसका है, सर्जन का है। नर्स का क्या काम है, विटनेस करने, हम सिर्फ एक विटनेस करेंगे, और हम विटनेस कर रहे हैं ये बात हम पेशेंट के डॉक्यूमेंट में लिखेंगे कि हाँ मैंने विटनेस किया है, सर्जन ने एक्सप्लेन किया है पेशेंट को और पेशेंट ने मेरे सामने साइन किए हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर हमें लिख के रखना है कि अगर, अब देखिए इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब पेशेंट ने कंसेंट दे दिया सर्जन को कि हाँ आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सर्जन के वहाँ से वार्ड से सर्जन के जाने के बाद पेशेंट बोल रहे हैं कि मेरे कुछ डाउट्स हैं। इस कंडीशन के अंदर नर्स को सबसे पहले क्या करना है, सर्जन को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट के कुछ डाउट है, प्लीज़ आप वापस आके उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। तो सर्जन क्या करेगा, सर्जन क्या करेंगे, वापस आएंगे पेशेंट के सामने प्रेजेंट होकर के पेशेंट के जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू सर्जरी उसको वो क्लियर करेंगे ताकि पेशेंट है वो ईजिली और कंफर्टेबल हो सके। नेक्स्ट वन है एक नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए क्लाइंट में रिटर्न होम शॉर्टली आफ्टर हैविंग सर्जिकल प्रोसीजर in 1 day stay in surgical unit. The perioperative nursing care procedure apply even when the client return home on the same day of
सर्जरी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि मान लीजिए कुछ ऐसी सर्जरीज होती है जिनके अंदर पेशेंट सिर्फ डे केयर सेंटर में एडमिट होते हैं या फिर ओपीडी में होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी केयर। मान लीजिए पेशेंट सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए किसी भी छोटे से सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एडमिट हुआ, ठीक है, उसको और एक ही दिन में पेशेंट एडमिट हुआ और उसी दिन पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एम्बुलेटरी केयर। तो एम्बुलेटरी केयर के अंदर या कुछ छोटे प्रोसीजर होते हैं जिनके अंदर पेशेंट को बहुत ही कम स्टे करने की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर उस पर अगर कोई भी सर्जरी अप्लाई हो रही है, तो इस केस में ये है हमें बताया गया है कि अगर कोई भी सर्जरी अगर अप्लाई हो रही है पेशेंट के ऊपर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होना है, तो हमें पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, पेरी का मतलब प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव केयर सेम रहेंगी। चाहे पेशेंट 10 दिन के लिए एडमिट होगा, चाहे पेशेंट 24 घंटे के लिए होगा, चाहे पेशेंट 6 घंटे के लिए होगा, हर केस के अंदर पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग है वो सेम रहेगी। सबके लिए हमें पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग है वो फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए ये केवल 6 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए आया है तो इसके लिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं, सीधा ओटी में लेके आओ, प्रोसीजर करो और घर भेज दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हमें फॉलो करनी है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग को, चाहे केस कितना भी छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे पेशेंट का स्टे 1 घंटे का हो, चाहे 1 दिन का हो, ठीक है, कितना भी टाइम हो पेशेंट के स्टे का, ठीक है। पेशेंट अगर सेम डे घर जा रहा है तो भी हमें पेरी ऑपरेटिव करनी है, 5 दिन रुक के जाएगा तो भी हमें पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। नेक्स्ट, आज की क्लास में इतना ही। आगे इसी टॉपिक पे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग में हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। अगर मेरी क्लास आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, आपको मेरे द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अगर आपके लिए बेनिफिट्स हैं, आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको मदद कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।